जरा सोचिए, दो लोग हैं। एक इंसान हर दिन 20-30 जगह रिज्यूमे भेजता है, महीनों तक कोई जवाब नहीं आता, और जब इंटरव्यू मिलता भी है तो बात आगे नहीं बढ़ती। दूसरा इंसान बहुत कम जगह अप्लाई करता है, लेकिन जहां भी जाता है ऑफर लेकर लौटता है, और वो भी अच्छी सैलरी के साथ। फर्क क्या है इन दोनों में? क्या दूसरे इंसान की डिग्री बेहतर है? क्या उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि उसने एक किताब पढ़ी है और उसमें बताई गई स्ट्रेटेजी को अपनी जिंदगी में उतारा है। उस किताब का नाम है व्हाट कलर इज योर पैराशूट, और इसे दुनिया भर में जॉब सर्च की बाइबल कहा जाता है। लेखक रिचर्ड नेल्सन बोल्स ने यह किताब सन 1970 में लिखी थी, और तब से लेकर आज तक इसकी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे दुनिया की उन 25 किताबों में गिना है जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल दी। तो आज की इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स को बहुत गहराई से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, करियर स्विच करना चाहते हैं या अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम सैलरी नेगोशिएशन का वो सीक्रेट बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं। रिचर्ड बोल्स पहले एक चर्च में पादरी थे, लेकिन जब उनका खुद का चर्च बंद हो गया तो उन्हें भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। उसी अनुभव से उन्होंने ये किताब लिखी ताकि दूसरे लोगों को वो तकलीफ न झेलनी पड़े जो उन्होंने झेली थी। सबसे खास बात यह है कि बोल्स ने अपनी मृत्यु तक यानी 2017 तक हर साल इस किताब को अपडेट किया, क्योंकि उनका मानना था कि जॉब मार्केट लगातार बदलता रहता है, लेकिन इंसान की बेसिक साइकोलॉजी नहीं बदलती। हर इंसान चाहता है ऐसा काम करना जिसमें उसे संतुष्टि मिले, जो उसकी वैल्यूज से मेल खाए और जो उसकी जिंदगी को आर्थिक रूप से चला सके। किताब में कुल 12 चैप्टर हैं और 3 अपेंडिक्स, जिन्हें पिंक पेजेस कहा जाता है। लेकिन आज हम इनमें से सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा असर डालने वाले 6 चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ इन्वेंट्री, पार्ट 1, फूल का डायग्राम। बोल्स कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो लोग जॉब हंटिंग में करते हैं वो ये है कि वो पहले जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि उन्हें असल में करना क्या है। ये उल्टा तरीका है। सही तरीका है पहले खुद को गहराई से समझना और फिर उस समझ के हिसाब से जॉब ढूंढना। इसके लिए बोल्स ने एक बेहतरीन एक्सरसाइज बनाई है जिसे कहते हैं द फ्लावर एक्सरसाइज। सोचिए, एक फूल है जिसकी 7 पंखुड़ियां हैं और हर पंखुड़ी आपकी पर्सनैलिटी का एक अलग हिस्सा दिखाती है। चलिए एक एक करके हर पंखुड़ी को गहराई से समझते हैं। पहली पंखुड़ी, नॉलेज और स्किल्स। इसमें आप वो सब कुछ लिखते हैं जो आपने पढ़ाई से, ट्रेनिंग से या अपने अनुभव से सीखा है। कौन से सब्जेक्ट में आप माहिर हैं, कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी पंखुड़ी, ट्रांसफरेबल स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो एक फील्ड से दूसरी फील्ड में काम आती हैं। जैसे अगर आपने कॉलेज में डिबेट किया है तो वहां से आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी होगी, जो सेल्स में, टीचिंग में और मैनेजमेंट में सब जगह काम आती है। बोल्स कहते हैं कि लोग अक्सर सिर्फ अपनी डिग्री देखते हैं, लेकिन ऐसी स्किल्स को इग्नोर कर देते हैं जो असल में उन्हें एक बिल्कुल नई फील्ड में एंट्री दिला सकती हैं। मान लीजिए एक टीचर हैं जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं। उनकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और कंटेंट बनाने की स्किल सीधे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ट्रांसफर हो सकती है। तीसरी पंखुड़ी, वर्किंग कंडीशंस। आप किस माहौल में सबसे बेहतर परफॉर्म करते हैं? क्या आपको शांत और अकेले काम करने वाली जगह चाहिए या टीम के साथ एक्टिव माहौल? क्या आपको फिक्स 9 से 5 की टाइमिंग सूट करती है या फ्लेक्सिबल शेड्यूल? चौथी पंखुड़ी, पसंदीदा लोग। आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं? क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग या डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड लोग? पांचवी पंखुड़ी, वैल्यूज और गोल्स। आपके लिए असल में क्या मायने रखता है? क्या आप दुनिया में कोई पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आपको स्थिरता चाहिए या नए नए एडवेंचर? छठी पंखुड़ी, सैलरी और जिम्मेदारी का लेवल। आपको कितनी सैलरी चाहिए अपनी जिंदगी अच्छे से चलाने के लिए, और आप कितनी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं? क्या आप एक लीडर बनना चाहते हैं या टीम के साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं? सातवीं पंखुड़ी, पसंदीदा जगह। आप किस शहर में, किस देश में काम करना चाहते हैं? क्या आप बार बार ट्रैवल करना पसंद करते हैं या एक जगह सेटल होना चाहते हैं? जब आप इन 7 पंखुड़ियों को ईमानदारी से भर लेते हैं तो आपके पास अपनी एक बहुत साफ तस्वीर होती है, और ये तस्वीर आपकी पूरी जॉब सर्च की दिशा तय करती है। चैप्टर 2, सेल्फ इन्वेंट्री, पार्ट 2, प्रायोरिटीज को रैंक करना। फ्लावर एक्सरसाइज में
आपने सातों पंखुड़ियां भर तो लीं, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। क्या होगा अगर आपकी वैल्यूज और आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन आपस में टकरा जाएं? बोल्स कहते हैं कि असल जिंदगी में कोई भी जॉब आपकी 100% ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकती। इसलिए दूसरा जरूरी काम है हर पंखुड़ी के अंदर चीजों को प्रायोरिटी के हिसाब से रैंक करना। हर पंखुड़ी में जो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं उनमें से टॉप 3 या 5 चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। फिर इन्हें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के क्रम में लगाइए। जैसे अगर आपकी वैल्यूज वाली पंखुड़ी में क्रिएटिविटी, स्थिरता और समाज सेवा तीनों लिखे हैं, तो सोचिए अगर सिर्फ एक चुनना पड़े तो कौन सबसे ज्यादा जरूरी है। बोल्स एक उदाहरण देते हैं 2 जॉब ऑफर का, एक बड़ी कंपनी से ज्यादा सैलरी के साथ और दूसरा एक छोटी कंपनी से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। अगर उस इंसान ने पहले से अपनी टॉप प्रायोरिटी तय कर रखी थी, फैमिली टाइम, तो उसके लिए फैसला बहुत आसान हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी वाली जॉब चुनना उसके लिए सही रहा, भले ही सैलरी थोड़ी कम थी। आखिर में बोल सलाह देते हैं कि इन सारी रैंक की हुई प्रायोरिटीज को मिलाकर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए जिसमें आपकी आइडियल जॉब का वर्णन हो। जैसे, मैं ऐसी जगह काम करना चाहता हूँ जहां मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिले, टीम छोटी हो और हफ्ते में कम से कम 2 दिन घर से काम करने की सुविधा हो। ये पैराग्राफ आपका पर्सनल कंपास बन जाता है हर जॉब डिसीजन में। अब जब आपको पता चल गया कि आप कौन हैं और आपकी असली प्रायोरिटीज क्या हैं, तो अगला सवाल आता है कि आपको काम कहाँ करना है। चलिए अब उस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 3, यू गेट टू चूज वेयर यू वर्क। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जॉब सर्च का मतलब है हर जगह रिज्यूमे भेजना और जो भी जवाब आए उसे स्वीकार कर लेना। लेकिन बोल्स कहते हैं कि ये तरीका गलत है। आपके पास चॉइस है, आप चुन सकते हैं कि आप किस कंपनी में, किस इंडस्ट्री में और किस टीम के साथ काम करना चाहते हैं। पहला स्टेप, टारगेट लिस्ट बनाइए। अपने शहर में या जिस जगह आप काम करना चाहते हैं वहां की उन 20-30 कंपनियों की लिस्ट बनाइए जो आपको दिलचस्प लगती हैं। सिर्फ बड़ी और मशहूर कंपनियां मत चुनिए, छोटी कंपनियां भी शामिल करिए क्योंकि वहां अक्सर मौका मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरा स्टेप, गहरी रिसर्च करिए। हर कंपनी के बारे में जानिए, उनकी वेबसाइट, उनका सोशल मीडिया और वहां काम कर रहे लोगों की प्रोफाइल देखिए। पता करिए कि वहां काम करने का माहौल कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है और उनकी वैल्यूज क्या हैं। तीसरा स्टेप, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू लीजिए। ये बोल्स की सबसे पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप कंपनी में सीधे जॉब नहीं मांगते, इसके बजाय आप वहां काम कर रहे किसी इंसान से मिलते हैं और सिर्फ बातचीत करते हैं, उनके काम के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। आप पूछ सकते हैं, आपको ये काम कैसा लगता है, यहाँ का कल्चर कैसा है, आपने ये फील्ड कैसे चुनी। ये बातचीत कोई जॉब इंटरव्यू नहीं है, इसलिए दोनों तरफ का प्रेशर कम होता है। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि आपको कंपनी के अंदर की सच्ची जानकारी मिलती है और साथ ही एक नया कनेक्शन भी बन जाता है। बोल्स की रिसर्च कहती है कि जॉब मार्केट में सबसे ज्यादा जॉब्स नेटवर्किंग के जरिए मिलती हैं, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने से नहीं। एक असली उदाहरण सोचिए, एक इंसान जो मार्केटिंग में जाना चाहता था, उसने 5 लोगों से इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू लिए। उन 5 में से एक इंसान ने उसे अपनी ही कंपनी में एक अनाउंस न हुई पोजीशन के बारे में बताया और उसे रेफर भी कर दिया। यही है नेटवर्किंग की असली ताकत। चौथा स्टेप, नेटवर्किंग को सही तरीके से करिए। बहुत से लोग नेटवर्किंग से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सेल्फिश या अनकंफर्टेबल काम है। लेकिन बोल्स समझाते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब है असली रिश्ते बनाना, न कि सिर्फ फायदा उठाना। अगर आप जेन्युइनली दिलचस्पी दिखाते हैं लोगों के काम में, तो लोग भी आपकी मदद करना चाहेंगे। तो इस चैप्टर की सीख ये है कि जॉब सर्च एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आप खुद चुनते हैं कि आपको कहाँ काम करना है और फिर उस दिशा में मेहनत करते हैं। चैप्टर 4, 16 टिप्स अबाउट इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू जॉब सर्च का सबसे स्ट्रेसफुल हिस्सा होता है, लेकिन बोल्स कहते हैं कि अगर आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स समझ लें तो इंटरव्यू आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चलिए इन 16 टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स को गहराई से समझते हैं। टिप 1, इंटरव्यू सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू में सिर्फ एम्प्लॉयर उन्हें जज कर रहा है, लेकिन सच ये है कि इंटरव्यू एक 2 तरफा बातचीत है। आप भी उस कंपनी को जज कर रहे हैं कि क्या ये कंपनी आपके लिए सही है। ये सोच रखने से आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। टिप 2, होमवर्क करके जाइए। कंपनी के बारे में रिसर्च किए बिना इंटरव्यू में जाना सबसे बड़ी गलती है। कंपनी की वेबसाइट पढ़िए, उनके प्रोडक्ट समझिए, उनकी हाल की न्यूज़ पढ़िए। जब आप इंटरव्यू में
कंपनी के बारे में स्पेसिफिक बातें करते हैं तो इंटरव्यूअर को लगता है कि आप सच में इंटरेस्टेड हैं। टिप 3, एम्प्लॉयर की असली समस्या समझिए। बोल्स कहते हैं कि हर एम्प्लॉयर के मन में कुछ फिक्स सवाल होते हैं, भले ही वो उन्हें जोर से न पूछें। पहला सवाल, क्या ये इंसान वो काम कर सकता है जो हमें चाहिए? दूसरा सवाल, क्या ये इंसान दूसरों के साथ यानी टीम के साथ अच्छे से काम करेगा? तीसरा सवाल, क्या ये इंसान भरोसेमंद है? क्या ये अपनी बात पूरी करेगा? चौथा सवाल, क्या ये इंसान हमारी टीम में फिट होगा और क्या ये हमें एक्साइटेड करता है? अगर आप अपने जवाबों में इन चारों सवालों के इशारे में जवाब दे दें तो आपका इंटरव्यू बहुत मजबूत हो जाएगा। टिप 4, कहानियां सुनाइए, सिर्फ दावे मत करिए। अगर आप सिर्फ कहते हैं मैं बहुत मेहनती हूं तो ये एक खाली दावा है, लेकिन अगर आप एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिसमें आपने किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा किया तो ये कहानी आपके दावे को साबित करती है। मान लीजिए इंटरव्यूअर पूछता है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अगर आप कहते हैं मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हूं तो ये ठीक है, लेकिन कमजोर जवाब है। लेकिन अगर आप कहते हैं पिछली जॉब में एक बार हमारा प्रोजेक्ट डेडलाइन से 1 हफ्ते पीछे था, मैंने टीम को रीऑर्गेनाइज किया और हमने डेडलाइन से 2 दिन पहले प्रोजेक्ट पूरा किया, तो ये जवाब बहुत ज्यादा असरदार है। टिप 5, सवाल पूछना मत भूलिए। इंटरव्यू के आखिर में जब इंटरव्यूअर पूछता है क्या आपका कोई सवाल है, तो कभी मत कहिए नहीं, कोई सवाल नहीं है। ये मौका है अपनी दिलचस्पी दिखाने का। पूछिए इस रोल में सफलता कैसे मापी जाती है या टीम की सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी। टिप 6, फॉलो अप करिए। इंटरव्यू के बाद एक शॉर्ट थैंक यू मैसेज जरूर भेजिए। इसमें इंटरव्यू के लिए धन्यवाद दीजिए और एक बार फिर बताइए कि आप इस रोल के लिए कितने एक्साइटेड हैं। ये छोटा सा काम कई बार फैसला आपके पक्ष में बदल देता है। बोल्स का मानना है कि इंटरव्यू कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ तैयारी, ईमानदारी और अच्छी कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 5, द 6 सीक्रेट्स ऑफ सैलरी नेगोशिएशन। बोल्स कहते हैं कि सैलरी नेगोशिएशन एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इस स्किल को कभी सीखते नहीं और इसी वजह से अपनी पूरी करियर में लाखों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। चलिए इन 6 राजों को ध्यान से समझते हैं। राज 1, सैलरी की बात हमेशा देर से करिए। बोल्स कहते हैं कि सैलरी की बातचीत तभी करनी चाहिए जब एम्प्लॉयर ने तय कर लिया हो कि वो आपको हायर करना चाहते हैं। अगर आप बहुत जल्दी सैलरी की बात शुरू कर देते हैं तो आप अपनी नेगोशिएटिंग पावर कम कर देते हैं, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयर को पूरा यकीन नहीं हो जाता कि आप ही सही कैंडिडेट हैं तब तक वो आपको ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होंगे। राज 2, पहला नंबर मत बोलिए। जो भी पहले नंबर बोलता है वो अक्सर नेगोशिएशन में नुकसान में रहता है। अगर एम्प्लॉयर पूछें आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है तो आप कह सकते हैं मुझे इस रोल के बजट के बारे में जानना अच्छा लगेगा ताकि हम एक फेयर नंबर पे पहुंच सकें। इस तरह आप गेंद वापस उनके पाले में डाल देते हैं। राज 3, रिसर्च से लैस होकर जाइए। बोल्स सलाह देते हैं कि नेगोशिएशन से पहले मार्केट रिसर्च जरूर करिए। पता करिए कि आपकी फील्ड में आपके एक्सपीरियंस लेवल पर आमतौर पर कितनी सैलरी दी जाती है। इससे आपको एक मजबूत आधार मिलता है बातचीत करने के लिए और आप किसी भी लो बॉल ऑफर को पहचान सकते हैं। राज 4, पूरा पैकेज देखिए। बोल्स समझाते हैं कि सैलरी नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होता, इसमें बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और भी कई चीजें शामिल होती हैं। अगर कंपनी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ा सकती तो शायद वो दूसरी चीजों में समझौता कर सके, जैसे ज्यादा पेड लीव्स या साइनिंग बोनस। राज 5, कॉन्फिडेंट रहिए लेकिन अकड़ मत दिखाइए। नेगोशिएशन में टोन बहुत मायने रखती है। आपको कॉन्फिडेंट दिखना है लेकिन दुश्मनी वाला रवैया नहीं रखना है। बोल्स कहते हैं कि नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं है, ये एक साझा समाधान ढूंढने की कोशिश है। राज 6, मुझे सोचने का समय चाहिए, कहना सीखिए। अगर आपको कोई ऑफर मिलता है तो तुरंत हाँ या ना मत कहिए। कहिए थैंक यू, मुझे ये ऑफर अच्छा लगा, क्या मैं 1-2 दिन में जवाब दे सकता हूँ? इससे आपको सोचने का समय मिलता है और साथ ही आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं लेते। बोल्स का मानना है कि ज्यादातर लोग सैलरी नेगोशिएशन से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो मोल भाव करेंगे तो ऑफर वापस ले लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कंपनियां आपको हायर करना चाहती हैं वो शायद ही कभी सिर्फ नेगोशिएशन की वजह से ऑफर वापस लेती हैं। चैप्टर 6, व्हाट टू डू व्हेन योर जॉब हंट जस्ट इजंट वर्किंग। बहुत बार लोग महीनों तक अप्लाई करते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलता। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है और अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। बोल्स कहते हैं कि जब ऐसा हो
तो सबसे पहले अपने तरीके को दोबारा देखना जरूरी है। पहला कारण, गलत तरीका इस्तेमाल करना। बोल्स की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने से सिर्फ चंद प्रतिशत लोगों को जॉब मिलती है, जबकि नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू के जरिए जॉब मिलने के चांस कई गुना ज्यादा होते हैं। दूसरा कारण, बहुत ज्यादा जनरल अप्रोच। अगर आप हर जॉब के लिए एक ही रिज्यूमे और एक ही कवर लेटर भेज रहे हैं तो ये असरदार नहीं होगा। हर जॉब एप्लीकेशन को उस स्पेसिफिक रोल और कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज करना जरूरी है। तीसरा कारण, इमोशनल हेल्थ को नजरअंदाज करना। बोल्स बहुत जोर देते हैं इस बात पर कि जॉब सर्च के दौरान अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना जरूरी है। लगातार रिजेक्शन मिलना आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए बोल्स सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ समय ऐसी एक्टिविटीज के लिए निकालिए जो आपको खुशी दें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, दोस्तों से मिलना हो या कोई हॉबी हो। एक स्वस्थ दिमाग बेहतर इंटरव्यू देता है। चौथा कारण, सपोर्ट सिस्टम की कमी। अकेले जॉब सर्च करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बोल्स सलाह देते हैं कि एक जॉब क्लब बनाइए, यानी कुछ और लोग जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके साथ मिलिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, एक दूसरे को मोटिवेट करिए। पांचवा कारण, सही दिशा में रिफ्रेश न करना। अगर 3-4 हफ्ते हो गए और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो रुक कर अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से देखिए। अपना रिज्यूमे किसी दोस्त को दिखाइए, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करिए और नई इंडस्ट्रीज के बारे में भी सोचिए जहां आपकी स्किल्स काम आ सकती हैं। बोल्स का सबसे बड़ा संदेश है कि जॉब हंट में असफलता आपकी काबिलियत की कमी नहीं दिखाती। ये सिर्फ इशारा है कि आपका तरीका बदलने की जरूरत है। जॉब सर्च एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखिए और सही स्ट्रैटेजी अपनाइए, नतीजा जरूर मिलेगा। चलिए, अब जो कुछ हमने सीखा उसे एक बार फिर से समेटते हैं। सबसे पहले खुद को समझिए फ्लावर एक्सरसाइज के जरिए और अपनी प्रायोरिटीज को रैंक करिए। फिर अपनी टारगेट कंपनियों की लिस्ट बनाइए और नेटवर्किंग के जरिए अपना रास्ता बनाइए। इंटरव्यू में तैयारी के साथ जाइए और कहानियों के जरिए अपनी काबिलियत साबित करिए। सैलरी नेगोशिएशन में धैर्य रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। और अगर कुछ काम न करे तो अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए, हिम्मत मत हारिए। रिचर्ड बोल्स की यह किताब सिर्फ जॉब ढूंढने की किताब नहीं है, ये असल में खुद को जानने की और अपनी असली पहचान के हिसाब से अपनी जिंदगी बनाने की किताब है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो सिर्फ जॉब ही नहीं, आपकी पूरी करियर एक नई दिशा पकड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी व्हाट कलर इज योर पैराशूट किताब के सबसे इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर्स की गहराई से समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और किताबों की समरी आसान हिंदी में अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक सम को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस किताब से क्या सीखा और कौन सी अगली किताब की समरी आप देखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो किसी दोस्त के काम आ सकता है जो अभी जॉब ढूंढ रहा है तो इसे उसके साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बुक सम के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।